हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक टेक्सचुअल क्वेश्चन का होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, तो देखते हैं उसके आंसर। जो स्टूडेंट्स ने नहीं किए होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे तो वो इसमें समझ ले, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि 3I माइनस मीन्स आयोडाइड आयन रिएक्टिंग विथ H2O8 गिविंग यू I3 माइनस एंड सल्फेट आयन, ओके, 2 molecules of sulfate ion. Calculate the rate of formation of iodide and H2O8 2 minus and the overall rate of reaction if the rate of formation of sulfate ion is 0.022 moles per dm cube per second. ये गिवन क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। गिवन क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 माइनस बाई dt, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्वल टू कितना मोल्स दिया था 0.022 मोल्स पर dm क्यूब पर सेकेंड, ओके, इट इज गिवन। तो जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम उसका ROR लिख सकते हैं, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में क्या है 3 आयोडीन आयन है, तो हम उस रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन, उसका इनवर्स 1/3 डी ऑफ आयोडाइड आयन बाई dt इक्वल टू रिएक्टेंट साइड में अगेन H2O2 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो माइनस 1/1 डी ऑफ H2O8 2 माइनस बाई dt। प्रोडक्ट साइड में देखो आयोडाइड आयन है तो प्लस, इसके सामने भी कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस 1/1 डी ऑफ आयोडाइड आयन बाई dt। और सल्फेट के 2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो उसका इनवर्स प्लस साइन रहेगा, प्रोडक्ट है इसलिए 1/2 डी ऑफ SO4 2 माइनस बाई dt। तो ये ROR आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखते आना चाहिए, बहुत सिंपल है। रिएक्टेंट को नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट को पॉजिटिव साइन, ओके। इसके बाद में जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, ROR इक्वल टू, सॉरी, ये जो इक्वेशन है उससे हमको क्या मिला कि इसकी वैल्यू गिवन है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ROR निकाल सकते हैं क्योंकि सब इक्विवेलेंट है। तो ROR इक्वल टू डी ऑफ हाफ हो जाएगा, इनवर्स प्लस है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डी ऑफ SO4 2 माइनस बाई dt। इसकी वैल्यू हमको 0.022 पता है, वो पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल होके क्या बचेगा 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये हो गई हमारे ROR की वैल्यू। अब इससे हमको जो भी निकालने के लिए बोला है, आयोडाइड आयन निकालने के लिए बोला है, और H2 ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट आयोडाइड आयन और H2O8, ठीक है। आयोडाइड ये वाला आयोडाइड आयन I माइनस आयन और H2O8 का निकालने बोला है, तो कंपेयर करेंगे। ROR इक्वल टू फर्स्ट, ओके, मैंने ये भी निकाल दिया यहाँ पे ट्राई आयोडाइड का, तो ट्राई आयोडाइड की वैल्यू पुट की, प्लस साइन है तो वैसे की वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब भी रहेगा, इसकी भी वैल्यू क्योंकि 1 ही है तो मतलब सेम ROR की जो वैल्यू थी वही इसकी भी वैल्यू रहेंगी। बट क्वेश्चन में पूछा है I माइनस के लिए, तो I माइनस के लिए सॉल्व करना है और H2O8 के लिए सॉल्व करना है। तो उसका सॉल्यूशन देखो, ROR इक्वल टू इक्वेशन से क्या है, माइनस 1/1 है, कुछ भी नहीं था इसलिए डी ऑफ H2O8 2 माइनस बाई dt, मोड लगा देंगे तो माइनस की साइन चले जाएंगी, और ROR की वैल्यू हमारे पास में थे 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक आंसर। इसके बाद में आयोडाइड आयन का करना था, तो अगेन रिएक्टेंट पार्ट में था, तो माइनस 1/3 डी ऑफ आयोडाइड आयन बाई dt। ROR की वैल्यू है हमारे पास 0.011, तो 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.033 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोडाइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। माइनस साइन को हटाने के लिए मोड लगा देंगे, ओके। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल जो इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन करना है या इंस्टेंटेनियस कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो निकालने के लिए इफ अगर इंफॉर्मेशन गिवन है बाय ग्राफ, तो क्या करेंगे, 2 टाइप आएंगे इसमें, एक तो स्लोप और दूसरा अगर एंगल दिया है, तो दोनों सॉल्व करके देखेंगे। अगर गिवन है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव NH3, ठीक है, N2 प्लस थ्राइस H2 गिविंग यू ट्वाइस NH3, फाइंड ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एंड ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिसअपियर होके क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, D मीन्स डिसअपियरेंस। तो इसमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन में दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 मोल्स पर डीएम क्यूब में, मतलब 6 और 10 की 2 अलग अलग वैल्यूज गिवन है,
H2 भी देखो कंज्यूम हो रहा रिएक्टेंट साइड में, इसलिए ग्राफ नीचे की साइड में जा रहा है, डाउनवर्ड कर्व आ रहा है। और इनकी दो करस्पॉन्डिंग टाइम से, मतलब 2 सेकंड में 10 और 4 सेकंड में 6। तो इसको हम क्या करेंगे, x1 और y1 दे देंगे, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये x1 x2, x1 का जो कोएफिशिएंट है वो y1 रहेगा और x2 का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, y2 रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को स्लोप हमको निकालना है ग्राफ से, जिससे कि हमको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, सिर्फ ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ से हमको निकालना होता है, तो हम इससे वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले जो भी वैल्यूज दी रहती उसको x1 x2 और y1 y2 वैल्यूज दे देंगे हम लोग। देखो x1 का जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ 10 पे जा रहा है, इसलिए उसको x1 y1, और x2 का ये डॉटेड लाइन x2 से y2 पे जाएगा, तो वो उसका डॉटेड लाइन का जो वैल्यू रहेगा वो y2 रहेगा। तो नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या निकालना है, ROR निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के बाजू में कुछ नहीं है, इसलिए -1/1 d ऑफ N2/dt। अगेन 3 है तो इसका इनवर्स रिएक्टेंट साइड में, इसलिए -1/3 d ऑफ H2/dt। और NH3 में +2 है तो उसका इनवर्स 1/2 d NH3/dt। ये लिखते आ गया तो आधा आपका सॉल्व हो गया, या फिर 1 मार्क मिल जाएगा अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल इसका अटेम्प्ट किया तो। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास में अब ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। तो हम इससे स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला हमको मालूम है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो भी पता होगा, और नहीं होंगे तो भी पता होगा। क्यों, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे भी हो चुका रहता है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो डालेंगे। y2 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 4 - 2 और 6 - 10 कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब कि -2। ठीक है, दिस इज -2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या dm³ भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ROR ऑफ, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की आ गई। फिर क्या हो जाएगा, ROR निकालना है। तो ROR इक्वल टू इक्वेशन में से H2 का करस्पॉन्डिंग क्या था, -1/3। H2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, पुट करेंगे तो यहाँ अपने आप ही माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 2/3। तो हमारे पास में क्या आ गया, ROR इक्वल टू 2/3 मोल्स पर dm³, या लीटर भी लिख सकते हैं या सेकंड। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था ROD ऑफ N2 निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन N2 का क्या था रिलेशन, -1/1 d इंटू N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल टू ROR। तो माइनस का साइन है तो वो भी हम मोड़ करके उसको हटा देंगे। तो ROR की जो वैल्यू थी वही वैल्यू किसकी रहेगी, ROD ऑफ N2 की। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका भी, ये भी वैल्यू कैसी रहेंगी, मोल्स पर dm³ पर सेकंड में। ओके, इसके बाद में अगर एक और जैसे क्वेश्चन हम ले लें जिसमें एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर गिवन है क्वेश्चन कि 2p + 3q गिव्स यू r, फाइंड। एक तो ROR निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। ठीक है, A मीन्स अपीयरेंस। तो और ग्राफ दिया हुआ है, सिंपली ग्राफ में Q का मोल पर लीटर दिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और टाइम दिया हुआ है, और एक लीनियर डिक्रीज दिखाया हुआ है। तो अगेन किसका इन्फॉर्मेशन है, रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन है, और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। तो जब भी आएगा ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम tan थीटा कंसिडर करेंगे। बॉन्ड एंगल किसका दिया हुआ रहेगा, जो थीटा मतलब कि एंगल 45 डिग्री जो गिवन है वो किसका है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, 2p + 3q गिविंग यू r। तो इससे हम ROR लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, जिसमें क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड में, इसलिए -1/2 dp अपॉन dt इक्वल टू -1/3 dq अपॉन dt। और प्रोडक्ट साइड में क्या है, 1/1 d ऑफ r/dt। ठीक है, तो ये एक लिखना है। उसके बाद में गिवन क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है। तो आप लोग डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, मतलब अगर tan 45 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि ये लीनियर जो लाइन ड्रॉ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे 45।
हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू जो पॉजिटिव एक्सिस के साइड में जाती है एक्स की वैल्यू वो कंसिडर करना होता है हमको। तो ये हो जाएगा टोटल कितना एंगल रहता है 180 का, तो 180 माइनस 45 इज 135, तो tan थीटा 135 माइनस 1 होता है। ठीक है, ये आपको मर्कअप भी करना पड़ेगा जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है इट इज वेल एंड गुड। लेकिन tan 135 इज माइनस 1, तो tan 45 1 है, तो tan 135 इज माइनस 1। और हमको किस डायरेक्शन में लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस एंगल इज टेकन। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन का जो एक्सिस का एंगल रहता है वो ही लेना पड़ता है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर इस साइड का बॉन्ड एंगल गिवन है तो आप लोगों को 180 से, क्योंकि टोटल ये कितना हो जाएगा 180, तो उसको 180 से माइनस करके इस साइड का एंगल लेना है और उसकी वैल्यू आपको लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो tan थीटा 1 मतलब tan 135 की वैल्यू माइनस 1 है, वही लेंगे हम। तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो Q का है, मतलब कि Q का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रहेगा वो D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाई dt का वैल्यू कितना रहेगा -1, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन -1/3 आएगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है इसलिए। तो ROR इक्वल टू -1/3 D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाई dt इक्वल टू -1/3 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन या फिर ROR की वैल्यू कितनी होगी 1/3। इसके बाद में क्या निकालना है, ROA मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R इक्वल टू ROR, क्योंकि 1/1 ही है तो वो ROR का इक्वल है, मतलब कि 1/3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि एंगल किस साइड का दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस का दिया हुआ है कि नहीं। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है पॉजिटिव साइड का, मीन्स इस साइड का अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो इट इज वेरी वेल एंड गुड। और अगर नहीं दिया है तो आपको 180 से माइनस करके निकालना होगा। अब थोड़ी जनरल टर्म देखेंगे, मीन्स थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है जिसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उस पे बेस्ड फिर रेट लॉ आएगा। तो रेट लॉ आने के पहले रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो ये शायद आप लोगों को मालूम होगा कि इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हर बार हम अभी तक जितना भी रिएक्शन की बात कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे, उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे। और दूसरी मेन कंडीशन है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई भी एक रिएक्शन होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन इज टू बी कंसिडर्ड कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हमको लेना है, राइट। और दूसरा कि कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। ये दो चीजें मीन्स कोल्ड कंडीशन में होगी, हॉट कंडीशन में होगी, कितने हॉट कंडीशन में होगी, कितने कोल्ड कंडीशन में होगी, तो ये सारी बातें हमको देखनी होती है। अगर हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो कितने डिग्री पे कितना डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कितना डिग्री कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। उसका डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, उसका इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है रिएक्शन से। तो ये इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। पर उसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदर देन दिस टू फैक्टर्स ROR ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, किस पे ऊपर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है जो दो हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं या फिर एक मोनोमोलिकुलर भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो कैसा है, आयोनिक है कि कोवैलेंट है। आयोनिक होगा तो बहुत फास्ट में रिएक्शन हो जाएगी और कोवैलेंट होगा तो इट विल टेक सम फाइनाइट टाइम। तो ये दोनों चीजें हमको कंसिडर करनी होगी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है करके। दूसरी बात कि रिएक्टेंट जो है वो कैसे है, दोनों रिएक्टिंग होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, जो रिएक्शन हो रही है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है कि डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स के बीच में हो रही है, ये फैक्टर भी कंसिडर करना होता है। थर्ड फैक्टर की ROR जो है रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बरोबर डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट के साइड में, क्योंकि जितना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जितना कम स्टेबल रहेगा वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा जल्दी बनाएगा, इसलिए उसके साथ में ROR का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का भी इनवर्स रिलेशन और ROR और रिएक्टेंट का भी रिलेशन कैसा है, स्टेबिलिटी से इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना, रिएक्टेंट जो है वो
अनस्टेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी रेट ऑफ रिएक्शन उनको प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली और इनवर्सली। इसके बाद में फिजिकल स्टेट कैसा है रिएक्टेंट का, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस अगर रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो के फटाफट रिएक्शन करेंगे और फॉर्म चेंज कर लेंगे या फिर कंपाउंड बना लेंगे, क्योंकि उसके पास में क्या रहेगी, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा गैसेस फॉर्म में, तो रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नहीं बचेगी तो फिर टाइम लगेगा रिएक्शन होने में, रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा इन केस ऑफ सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है। इसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अगर ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। जैसे कि अगर एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है, ठीक है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, शुगर के एक इसमें बड़े क्यूब्स डाल रहे हैं और दूसरे इसमें हम शुगर का पाउडर फॉर्म डाल रहे हैं। तो पाउडर फॉर्म जल्दी घुलेगा कि क्रिस्टल फॉर्म जल्दी घुलेगा? पाउडर फॉर्म ऑब्वियसली जल्दी घुलेगा क्योंकि उसको ज्यादा सरफेस एरिया वाटर का मिलने वाला है, और बल्कि जो क्रिस्टल फॉर्म रहेगा, ये जो बड़े बड़े क्यूब फॉर्म के अगर शुगर के पीसेस रहेंगे उनको कम सरफेस एरिया मिलेगा घुलने के लिए। तो इसलिए हम क्या प्रीफर करेंगे कि पाउडर फॉर्म ऑफ शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हम डालें इसमें, तो ज्यादा सरफेस एरिया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मतलब कि उसका डिजोल्व होने का जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा करके। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर कोई रिएक्शन होने के लिए हमने लाइट प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है जिसमें लाइट इज इंपॉर्टेंट HNu के फॉर्म में, तो उन रिएक्शंस के लिए लाइट इज वेरी मस्ट, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो, उन रिएक्शंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नैनोमीटर का लाइट होना चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो मैटर्स फॉर द रिएक्टेंट्स, और कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन रहेंगी कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा कैटलिस्ट का। ऑब्वियसली कैटलिस्ट का काम ही वही है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, राइट। कैसे, तो छोटे से ग्राफ के फॉर्म में अभी शॉर्ट में इसको देखेंगे, फिर चैप्टर के आगे आगे में इसको डिटेल में भी पढ़ना है। तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऑफ E मीन्स एनर्जी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो देखो दो पीक मिल रहे हैं, एक ये पीक और एक ये दूसरा पीक। जो फर्स्ट पीक है जिसमें यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है, तो उसमें क्या है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो बहुत एनर्जी लगने के बाद में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और अगर हमने कैटलिस्ट डाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, तो देखो जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी वो कम लग रही है और रिएक्शन फटाफट कंप्लीट भी हो जा रही है। तो मतलब क्या बोलेंगे कि अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर, है ना। तो क्या हम क्या कंसिडर करेंगे कि कैटलिस्ट होना चाहिए रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा आप लोगों ने। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम H2SO4 फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, SO2 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस होने की वजह से SO2 फटाफट या फिर ग्रेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइसल्फाइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में फटाफट कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट होने की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। इसीलिए कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाता ही है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में मदद करता है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज फेवरेबल। नेक्स्ट जो हमने टेम्परेचर की बात की थी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, तो उसके वजह से क्या होगा, कोलिजन ऑकर होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और गेट कन्वर्टेड टू देयर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू 2 to 3 times। ठीक है, एक ऐसा एस्टिमेशन है, एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन है जी। अरेनियस इक्वेशन के थ्रू इसको हमको भी डिटेल में पढ़ना है। अभी एक शॉर्ट में अरेनियस इक्वेशन देख लो कि K जो है इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू A इंटू E
स्मॉल ई टू द पावर ई ए बाय आर टी, जहां पर के क्या है रेट कांस्टेंट, ए क्या है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई क्या है एक्सपोनेंशियल टू द पावर, एक्सपोनेंशियल के पावर में होता है, माइनस ई ए बाय आर टी, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर एस गैस कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और रेट लॉ का इस तरीके का रिलेशन है जिसको हम डिटेल में हम अरेनियस इक्वेशन इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लास्ट फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है, देखो कंडीशंस है उस पे भी कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं, नॉट कंडीशन, कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने पर भी। रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी। देखो दोनों कॉन्ट्रोवर्सियल है ना, अपोजिट, तो एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड ROR रिमेन्स अनअफेक्टेड, या रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड भी रहता है कि तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करो या डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, कि प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन वन और ऑल और नन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि अगर A है प्लस B है प्लस C है गिविंग यू Z, तो या तो वो एक पे डिपेंड कर सकता है या दो पे डिपेंड कर सकता है या तीनों पे भी डिपेंड कर सकता है या तो फिर तीनों पे नहीं भी डिपेंड कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके का है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है टर्म, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, और या तो वो अनअफेक्टेड रहेगा वेदर तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। तो क्या प्रूफ है कि रिएक्शन का कैसे क्या होगा, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करके देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट है वो हम पता कर सकेंगे, ओनली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसके बेसिस पे, ये फैक्टर्स के बेसिस पे रेट लॉ आया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं रेट ऑफ लॉ, थोड़े से एक दो पॉइंट इसके डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्ट इसका डेरिवेशन और सारे डिपेंडेंस के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो रेट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ, क्यों निकाला है रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ क्या निकाल सकता है कि कितने कॉन्सेंट्रेशन जो स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज है, एक है, दो है, तीन है, जितने भी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसका रेट ऑफ रिएक्शन से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज निकाल सकते हैं करके। ठीक है, रेट लॉ से। नेक्स्ट, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। ये जो रेट लॉ का डिपेंडेंस है किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ये थोड़ा सा कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब थोड़ा सा टफ है निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म अपनाएंगे, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसके बाद में रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे, रेट लॉ के एक्सप्रेशन से कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट लॉ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।